नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर सहारा के निवेशकों का भुगतान नहीं होने का मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। ऐसा इसलिए कि सहारा के उन निवेशकों का भुगतान नहीं होना, चाहे वो सहारा समूह की नाकामी कहे या फिर केंद्र सरकार की नाइंसाफी, जिससे लेकर देश के लगभग 65 करोड़ लोग इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं और लगभग एक बड़ा वर्ग या फिर यूं कहा जाए कि देश के लगभग 13 करोड़ निवेशक आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन समस्याओं में चाहे वो किसी की शादी करनी हो, चाहे बूढ़े माँ बापों का इलाज करना हो या परिवार के अन्य सदस्य का इलाज करवाना हो, या फिर परिवार में किसी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम हो, या फिर जरूरत का कोई भी काम जो समय पर भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केंद्र सरकार की नजरों में कुछ नहीं होता दिख रहा है और सहारा समूह की बात करे तो नाइंसाफी ही होगी। और नाइंसाफी इसलिए कि आज की सोशल मीडिया पर हमारे कुछ पुराने साथी जो आज भी सहारा की अंधभक्ति में लीन होकर उनके गुणगान कर रहे हैं, आज भी उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा का मैनेजमेंट जिंदा है या मृत। अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है। ऐसी दशा में वे लोग ये सोशल मीडिया पर कहते दिखे कि पोर्टल एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और सहकारिता मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। वो सहारा के निवेशकों का भुगतान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सहारा सेबी के अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए निकालकर सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को बांटने का काम शुरू किए और तत्काल कुछ लोगों को भुगतान करने के उपरांत देश के लगभग 99% निवेशकों को डिफिशियंसी दी गई और उस डिफिशियंसी के खेल में निवेशक ऐसा फंसता चला गया कि एक डिफिशियंसी को दूर करने पे दूसरी डिफिशियंसी दी जाती है और दूसरी डिफिशियंसी को दूर करने में तीसरी डिफिशियंसी दी जाती है। लेकिन आखिरकार उस डिफिशियंसी का जिम्मेदार कौन, जिस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर उनसे यह तक नहीं पूछा जाता कि आखिर इतनी कमियां अगर निवेशकों के आ रही है तो क्यों आ रही है। लेकिन इसी को केंद्र सरकार की नाइंसाफी कहेंगे और सहारा समूह की नाकामी कहेंगे, जो कि अड़चने डालने का काम आज भी बखूबी जारी रखा हुआ है। और दूसरी तरफ वही अंधभक्त लोग जो सहारा की एकमात्र सोसाइटी जो देश के 14 राज्यों में संचालित है, उस सोसाइटी के माध्यम से दूर दराज के भोले भाले निवेशकों को गुमराह करते हुए और अपने चंद कमीशन के खातिर उनकी जो निवेशित राशि कहीं ना कहीं परिपक्व हो चुकी है, उस राशि को आगे ले जाकर कई वर्षों के लिए पुनः निवेश करने का काम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। अब उन लोगों को क्या कहा जाए कि एक तरफ जो परिपक्व राशि निवेशकों की है वो पोर्टल के माध्यम से मिल नहीं रही है
और पोर्टल के माध्यम से अगर मिल रही है तो कुछ अनुपात में या कुछ परसेंटेज में कहे तो आंशिक मूलधन की राशि मिल रही है। तो ऐसी दशा में आखिरकार ब्याज सहित भुगतान कब करेगा, कौन करेगा और कैसे होगा, यह बात आम निवेशक के दिमाग में जोर शोर से चल रही है। इसी बात को लेकर आज सोशल मीडिया पर इसी अंधभक्ति में लीन एक महानुभाव ये कहते दिखे कि पोर्टल पर जब आप लॉगिन करते हैं तो स्कैन कॉपी ली जाती है, मूल प्रपत्र आप ही के पास रहते हैं और इन मूल प्रपत्रों का सेटलमेंट आखिरकार सहारा के कार्यालय से ही किया जाएगा। तो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से उन महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि सहारा के कौन से कार्यालय से किया जाएगा, क्योंकि सहारा के अधिकांश कार्यालय बंद है या फिर बंद होने के कगार पर है और सिर्फ डिफिशियंसी के नाम से जो लूट मची है वो लूट भी चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। उसके बाद में कौन से कार्यालय खुले हैं और अगर 14 राज्यों में आपके री इन्वेस्ट करवाने के लिए कार्यालय खुले हैं तो उन कार्यालयों से भुगतान क्यों नहीं करवा देते। पोर्टल पर मात्र और मात्र सहारा की चारों सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, तो सहारा की अन्य योजनाओं का भी भुगतान है वो क्यों नहीं शाखाओं के माध्यम से या फिर आपके व्यवसायिक कार्यालयों के माध्यम से करवा देते, जो कि आज भी निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि आने वाले 2025 में सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह बात भी समझी जाए कि क्या वास्तव में सहारा समूह इतना कमजोर हो चुका है या फिर कोई मौन तैयारी तो नहीं कर रहा है, और मौन तैयारी कैसी। आप समझते होंगे कि भुगतान को लेकर तैयारी कर रहा है, तो इस बात को आप भूल जाइए। मौन तैयारी है अपने साम्राज्य को समेटने की, क्योंकि पिछले 2 दिनों से प्रिंट मीडिया के जरिए एक खबर निकल कर आई कि मध्य प्रदेश में एक समूह ने सहारा की प्रॉपर्टी, जो कि जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपए के लगभग आंका गया, वो प्रॉपर्टी मात्र 50 करोड़ रुपए में बेची है। साथियों, इस खबर पर इस बात को भी जानना होगा कि आखिरकार सहारा समूह इतना पागल तो नहीं होगा कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 50 करोड़ में बेच देगा। लेकिन इसके पीछे का जो खेल है, उस खेल को समझने की कोशिश किया जाए तो याद करिए 2012 जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की चल और अचल संपत्ति, जो भी अगर सहारा समूह बेचान करेगा या फिर सरकारी एजेंसी नीलाम करेगी, तो उन सारी संपत्तियों से जो प्राप्त पैसा होगा वो सहारा सेबी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। और उसी आदेश को यथावत रखते हुए 2024 में 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी आदेश को यथावत रखते हुए बकाया राशि सहारा समूह से जमा करवाने का आदेश जारी किया था। दोस्तों, इस खबर पर इस बात को भी समझिए कि यह सौदा 2022 में हुआ है, ऐसा प्रिंट मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। तो 2022 में तो किसी तरह की कोई सुनवाई भी नहीं हुई थी। तो इस दौरान जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, और आप भी जानते हैं भलीभांति कि किसी भूखंड को बेचने पर जो सर्किल रेट होता है, डीएलसी दर होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू होता है, बाजार मूल्य होता है। तो ऐसी दशा में
जब आप किसी भूखंड को बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्री जो बनती है उस पे स्टाम्प वैल्यू बनती है, और सरकारी दस्तावेज में यानी सरकारी रिकॉर्ड में वो ही 1 नंबर की जितनी रजिस्ट्री की जाती है वो ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। और इसके ऊपर कुछ रकम या अधिकांश रकम ब्लैक मनी के रूप में ली जाती है या फिर पिछले दरवाजे से ली जाती है। तो कहीं इस सौदे में भी ऐसा ही नहीं तो हुआ? हो सकता है, क्योंकि सर्किल रेट से जो जमीन बिकेगी उसका पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जमा करवाना होगा, लेकिन बिना दस्तावेज जो पेमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से सहारा समूह की जेब में जाता दिखाई देगा, जो कि सहारा समूह अपने निजी काम निकालने में या फिर सहारा सेबी के अकाउंट में नहीं जमा करवाने का काम करने के लिए सरकारी दस्तावेजों में मात्र इतना ही सौदा दर्शाया गया है। मेरा मानना तो यह है। तो ऐसी दशा में यह माना जाए कि क्या सहारा अपना साम्राज्य समेट रहा है? मुझे तो मौन तैयारी यही लग रही है कि जिस तरह से सहारा के निवेशकों के भुगतान को लेकर सामने नहीं आना, मैं ब्याज भुगतान कब देगा, कौन देगा और कैसे देगा, इस सवाल पर सामने नहीं आना, और सहारा की अन्य योजनाएं जिसका पोर्टल से कोई लेना देना भी नहीं है, उन सभी योजनाओं का भुगतान सहारा स्वयं द्वारा नहीं करना, इन सब बातों से यही जाहिर होता है कि इनकी मौन तैयारी भुगतान की ना होकर अपने साम्राज्य को समेटने की तैयारी लगी है। और इस तैयारी में मुझे ऐसी आशंका है कि कहीं ना कहीं सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें, सहारा समूह को संरक्षण देने का काम बखूबी निभा रहे हैं। इसीलिए तो देखा जाए तो सीआरसीएस पोर्टल पर इतनी डिफिशियंसी आने के बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी और सहकारिता मंत्रालय आज दिन तक सहारा समूह को यह कह नहीं पाया कि ये सारी कमियां आपकी वजह से आ रही है। अगर सर्टिफिकेट पर सील नहीं है तो आपकी वजह से नहीं है, अगर फोटो नहीं है तो आपकी वजह से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी मौन धारण किए हुए सहारा निवेशकों का मजाक बनाए हुए बिल्कुल शांति स्वभाव से देख रहा है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ में। धन्यवाद।